हेलो। गुड मॉर्निंग ममता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो ममता, आप अपने बारे में बताइए। सर जैसा आपने बताया, मेरा नाम ममता है। हम्म। मैं रुलियानामाली डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान की हूँ। हम्म। मैंने अपनी ग्रेजुएशन है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड से हम्म। सिविल इंजीनियरिंग में की है। और सर मेरी हॉबी है वो घूमर डांस है। और सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। आपके पिताजी के बारे में बताइए। सर मेरे पिताजी हैं वो फार्मर हैं। हम्म। और सर मतलब खेती में ही वो काम करते हैं, और जब ऑफ सीजन होता है तो वो जैसे एक्स्ट्रा कहीं पे जॉब कर लें या फिर ऐसा। आपकी हॉबी बताइए। सर मेरी हॉबी घूमर डांस है। घूमर डांस है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। सर जैसे कि मैंने एनआईटी उत्तराखंड से बीटेक करी है, तो सर वहाँ का शेड्यूल ऐसा होता था कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार प्रोजेक्ट्स हो गए, क्लास हो गई, असाइनमेंट्स हो गए, और उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलम हो गए। तो सर वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रेशर हैंडलिंग है वो मेरी बहुत अच्छी है, कि मैं हर एक चीज़ को बहुत टाइमली मैनेज कर पाती थी बिना किसी स्ट्रेस के। और सर दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से कनेक्ट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, ये चीज़ अच्छी है। क्योंकि सर हमारी कॉलेज में हमें एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट दिया जाता था, जिसमें अच्छा। हमें एक-एक जैसे गाँव अलॉट किए जाते थे। तो हम्म। हमें हर एक गाँव में जाके हर एक पर्सन से, हर ऐज के पर्सन से पूछना पड़ता था कि आपकी परेशानी क्या है? आपको क्या हेल्प चाहिए? तो सर मैंने वो प्रोजेक्ट है वो पूरी डेडिकेट के साथ में कंप्लीट किया था, और सर उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरी अच्छी हैं। और सर इसके अलावा एनवायरनमेंट एडेप्टेबिलिटी भी अच्छी है। जैसा कि मैं एनआईटी उत्तराखंड में पहली बार अपने घर से बाहर गई, तो वहाँ का जो नेचर था पूरा अपने राजस्थान से डिफरेंट है। तो सर मैंने बहुत ही अच्छे से उसे अडॉप्ट किया। सर दीज़ आर माय स्ट्रेंथ। One question I want to ask you, how your यस सर। civil engineering is relevant to banking? सर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें सिविल इंजीनियरिंग में, तो सर उसमें एक सब्जेक्ट था एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो सर उसमें जैसे हमें पढ़ाया जाता है कि एक प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है, वो हम कैसे निकालें। जैसे एक-एक कंपोनेंट की कॉस्ट हमें ऐड करनी पड़ती है, और उसमें जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है, वो भी हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। तो आई थिंक सर अगर हमें कहीं लोन देना है बैंक में, तो सर वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं हेल्प कर सकती है कि हाँ, मैं वहाँ पे जाके अगर सर्वे करूँ, देखूँ कि हाँ, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट हमें बताई जा रही है, वो ढंग से बताई जा रही है या फिर नहीं बताई जा रही है। और सर एक जो सर्वे सब्जेक्ट था वो भी कहीं न कहीं हेल्प करता है, क्योंकि वो हमें ऑन फील्ड ना रह के ऑफ फील्ड जाके करना पड़ता था सर्वे। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वहाँ से एक हैबिट डेवलपमेंट हुआ है कि अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा मिला जिसमें हमें कि फील्ड से बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, तो सर मैं उसमें बहुत ही कंफर्टेबल रहूँगी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, तो सर आप आई जो थिंक है एज ए सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट हैं और एक हाँ, एमकॉम का विद्यार्थी जो है अकाउंटेंसी और डेबिट क्रेडिट इन सब से जो है रूबरू रहता है, आप उसको और अपने आप को किस तरीके से कंपटीशन में रखती हैं? क्योंकि आपके बाद में नेक्स्ट कैंडिडेट हो सकता है या पहले हो सकता है जो कॉमर्स ग्रेजुएट रहे हैं या नॉर्मल ग्रेजुएट रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक एज ए बीटेक स्टूडेंट और जो है वो टेक्निकली आप जो है ओवर क्वालिफाइड हैं इस पोस्ट के लिए? नहीं, नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ या फिर अंडर क्वालिफाइड हूँ। क्योंकि सर जैसे कि मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो आज जो बैंकिंग भी है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सेक्टर कहीं न कहीं मुझे हेल्प ही करेगा, कि मैं अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे आसानी से अडॉप्ट कर पाऊँगी। आप ऐसे और जैसे सर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक बैंकिंग किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म कर रही है, आप कुछ इस चीज को हुँ, जस्टिफाई करेंगे? सर अगर इसके मैं बेनिफिट्स बताऊँ कि जैसे डिजिटल बैंकिंग्स आ रही हैं, सर आई एम गेटिंग राइट वे? तो ये सर जी, तो सर इसमें ऐसा है कि जैसे डिजिटल बैंकिंग आ गई और चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई, तो सर इसमें बैंक और कस्टमर दोनों का ही बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे बैंक्स में पहले होता था कि बंडल्स में रिकॉर्ड्स रहते थे, तो उनको हैंडल करना, उनको इधर-उधर रखना, कहीं न कहीं वहाँ पे एफिशिएंसी है वो लूज़ हो रही थी बैंकिंग की। अब वही चीज़ सब कुछ कंप्यूटर पर रिकॉर्डेड है। और सर दूसरा एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है कि एक्यूरेसी इंक्रीज़ हुई है। जहाँ लोग पैसे जमा करवाते थे तो हैंड से हमें काउंट करके उन्हें पूरा रिकॉर्ड रखना है लिख के।
लेकिन वहीं पे जब डिजिटली हो गया तो इसमें एक्यूरेसी का भी कोई वो नहीं रहता। दूसरा सर एज़ ए कस्टमर जब हम पहले बैंकों में जाते तो एक लंबी कतार रहती थी। हमें एक पासबुक में स्टेटमेंट निकलवाने के लिए भी। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम ऑनलाइन ही अपने स्टेटमेंट है वो चेक कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। तो मुझे लगता है कि सर दोनों ही तरफ डिजिटल बैंकिंग का लेकिन है, हमें फ़ायदा हो आप रहा है। जो चीजें बता रहे हैं वो तो एक डिजिटाइजेशंस है जो काफी समय पहले जो है वो बैंकिंग सेक्टर में आया है। लेकिन जो मॉडर्न मॉडर्न बैंकिंग है, जो सबसे अत्याधुनिक जिसको आप बैंकिंग कह सकते हैं, उसमें रोबोटिक बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम आ रहा है? मेरा सवाल ये था आपसे। अच्छा सॉरी, सॉरी सर। सर जैसे अभी नियो बैंकिंग है, तो हाँ, सर वेरी ये गुड। इसी का एक एग्ज़ाम्पल है। तो सर बहुत अच्छा। नियो बैंकिंग में जैसे कि हमें सब कुछ ऑनलाइन ही मिलता है, उसमें कोई ऑफ़लाइन ब्रांचेज़ नहीं होती। हम्म। तो सर आई थिंक ये कहीं न आपने कहीं एक ईला चैटबॉट का नाम सुना है? व्हाट इज अ क्या सर? चैटबॉट? चैटबॉट का नाम सुना है? ईला जी चैटबॉट। सर चैटबॉट का नाम सुना है कि हाँ, जैसे तो उसमें जैसे हमें अपन कोई कोई भी क्वेश्चन वगैरह करते हैं, ऑटोमेटिक जो हाँ, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर्स आते हैं, अपन कम्युनिकेशंस कर पाते हैं, तो वो सब चीजें जी क्या सर। है? सर वो एक कंप्यूटराइज़्ड बेस होता है कि उसमें सब कुछ डाटा फ़ीड होता है, कि हम अगर उनसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर उनके अंदर डाटा फ़ीड है जिसका वो आंसर कर सकते हैं, तो सर वो उसका हमें आंसर कंप्यूटर के थ्रू ही प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें कोई मैनुअल इंटरैक्शन नहीं होता है, ओके। तो ये चैटबॉट के अंदर नेक्स्ट होता है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड सीबीडीसी? सर क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी सीबीडीसी सीबीडीसी। सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सर इन दोनों में डिफरेंस है कि क्रिप्टो करेंसी है वो सेफ नहीं होती है। वो कोई ऑथराइज्ड करेंसी नहीं है। हमें नहीं पता कि उसे कौन रेगुलेट कर रहा है। तो सर कहीं न कहीं इसमें रिस्क बहुत ही हाई रहता है। लेकिन अगर सीबीडीसी की बात करें तो सर आरबीआई खुद उसे रेगुलेट कर रहा है। वो हमारी एक सेंट्रल करेंसी की तरह है कि वो ऑथराइज्ड है, उसमें लोगों का रिस्क नहीं है। तो सर सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है दोनों में। आपने अभी महिला सम्मान बचत पत्र को लेकर कुछ सुना है? जी सर। क्या चीज होती है उसके बारे में बताइए आप। सर ये अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने हमारे बजट में बताया कि जो महिलाएँ हैं, वो 2 साल के लिए सेविंग्स कर सकती हैं कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक अकाउंट में पोस्ट ऑफिस ही अकाउंट ओपन करवा के, उसमें सबमिट करवा दें और उनको 7.5% तक का हाई इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के लिए। तो ये कहीं न कहीं महिलाओं को बहुत फ़ायदा करेगा। जैसे कि हमारे गाँव में या कहीं पे भी देख लो, महिलाएँ एक अपनी सेविंग्स रखती ही हैं। तो अगर वो अपनी सेविंग्स हैं, वो यहाँ पे जमा करवाती हैं, तो वो इंटरेस्ट के थ्रू उन्हें 2 साल बाद में मिल जाएँगी। तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी साइड से मैं आपको पूछना चाहूंगा। इस साल हुँ। के बजट में बार बार एक शब्द का बहुत जिक्र हुआ जिसको लेकर शायद मैं ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा वेटेज उसको गवर्नमेंट ने दिया है। हिंदी में उसको पूंजीगत खर्चा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहा जाता है। आप जी इसके सर। बारे में बताइए, क्या चीज होती है ये? सर कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट है वो एसेट क्रिएट करती है और अपनी लायबिलिटीज़ को कम करती है। एसेट क्रिएट करती लाइबिलिटीज, है उसमें मतलब लाइबिलिटीज कैसे कम होगी? लाइबिलिटीज तो शायद मेरे हिसाब से बढ़नी चाहिए कैपेक्स में। नहीं कैपेक्स का सर पैसा कहाँ से जैसे निकल के आता है? सर जो कैपेक्स का पैसा होता है, वो हम उधार लेते हैं, तो बोरोइंग फिर से उससे होता तो है, लाइबिलिटीज वो बढ़ेगी ना हम अपनी। नहीं सर, उससे लायबिलिटीज़ इसलिए घटती हैं क्योंकि जो कैपेक्स का पैसा है हम 2 जगह खर्च करते हैं। पहला हम्म, होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गए, हमारे देश में डिफेंस हो गया, इन पे हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये हम्म, हमें फ्यूचर में बेनिफिट करेंगे। और हम्म, सर इसी से हम जो हमने बाहर से उधार लिया है और हम्म, उनकी रिपेमेंट की जब टाइम आता है तो हम इसी पैसे से उसको रिपेमेंट करते हैं। तो कहीं न कहीं वो लायबिलिटीज़ हैं वो घट रही हैं हम्म। और एसेट हैं वो वो एक इंक्रीज़ साइड हो में रहे हैं। बोरोविंग्स या अपन डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो लाइबिलिटीज एक तरीके से बोरोविंग कर रहे हैं, तो वो लाइबिलिटीज एक तरीके से बढ़ भी रही है वहां पे। हाँ सर, मतलब ये हाँ। है कि जो कैपिटल का पैसा है, जिससे हम लायबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, उसी पैसे से हम उस लायबिलिटी को घटाते भी हैं। तो आप जो है ये बताइए कि आपके पिताजी फार्मर हैं और फार्मिंग का काम करते हैं, और तो आप ये बताइए कि देश के अंदर जो नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग जिसको प्राकृतिक कृषि अपन कहते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए कौन सी नई स्कीम इस साल के बजट में लाई गई है? सॉइल फॉर्मेशंस, जो सॉइल की
जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी है यहाँ पे, अपन देख रहे हैं बार-बार रासायनिक उर्वरकों का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। इससे हमारी पृथ्वी जो है वो एक तरीके से बंजर होती चली जा रही है। तो ये चीज़ें कैसे सुधर रही हैं बजट के हिसाब से? गवर्नमेंट कैसे सुधारने का प्रयास कर रही है इस चीज़ को? सर, इसमें जो डायरेक्टली किसानों से रिलेटेड है, एक तो पीएम परिणाम स्कीम ही है, जिसमें कि जो रसायन किसान हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाए और वो इस रसायन को कम करें और कहीं न कहीं इसे रिड्यूस करके ज़ीरो कर दें और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें। बहुत अच्छा। दूसरा सर थैंक यू सर। नेक्स्ट और क्या स्कीम है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए? सर, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए तो नहीं है, पर नेचर के लिए ही इस बार इन्होंने बजट में एक स्कीम और बताई थी। हुँ। वो थी मिस्टी स्कीम, जो कि मैंग्रोव्स के लिए थी, तो सर वो भी कहीं न कहीं फार्मर्स को हेल्प नहीं, करेगी। वो तो कार्बन क्रेडिट को लेकर है शायद मैं जहाँ तक मेरे को पता है। कार्बन क्रेडिट समझते हैं आप क्या होता है? कार्बन क्रेडिट सर एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता, पर सर जो कार्बन हमारे जो भी करिकुलम होता है, उसके अंदर जो कार्बन हम एमिशन करते हैं जिस कार्बन का, आई ओके, थिंक वही डेबिट एंड कार्बन क्रेडिट क्रेडिट है। समझते हैं आप? डेबिट एंड क्रेडिट, यस सर, डेबिट मतलब बैलेंस जमा शीट। करना, क्रेडिट। ओके, बैलेंस शीट फंडामेंटल आपको पता है बैलेंस शीट? जी सर, यानी जी अपन सर। किसी चीज़ को बिज़नेस के अंदर पैसा आ रहा है तो उसको क्या करते हैं? उसको हम डेबिट कहते हैं। और आपके अकाउंट अच्छा में जो पैसा जमा आ रहा है उसको क्या करेंगे? सर, अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसको भी डेबिट बोलते हैं। हैं? हम्म। उल्टा नहीं है, सॉरी आपको नहीं सर मैं लगता कि अपन आपके जैसे अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, तो क्रेडिटेड आता है या डेबिटेड आता है? लिखा हुआ मैसेज सर आता जमा होगा ना हो आपके पास? सर मैसेज आता डेबिटेड होगा, आता है। जमा डेबिटेड होता आता है है। तो डेबिटेड है। हाँ। डेबिटेड आता है या सोचो एक बार, डेबिट आता है या क्रेडिट आता है? आप जैसे ग्रेजुएशन आपने किया है, आपके बैंक अकाउंट पे होंगे, घर वाले आपको पैसा भी जमा कराते होंगे समय-समय पे, तो जब जमा करवाते थे तो आपको मैसेज आता होगा कि योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विथ दिस अमाउंट या डेबिटेड। सर मैं इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो गई, बहुत ही बेसिक चीज़ है पर अ, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, आई थिंक आपको आई आना थिंक चाहिए और आप क्रेडिट आम जीवन में हम लोग सब लोग इस तरीके के मैसेज से रूबरू होते हैं, तो ये चीज़ें बेसिक फंडामेंटल हैं। सर आप पूछिए। सॉरी सर। हाँ तो ममता आप ये बताइए, बैंकिंग के बारे में आप क्या जानते हो? बैंकिंग के बारे में। सर बैंकिंग के बारे में एज़ अ बैंक कि बैंक के फंक्शंस वगैरह। अच्छा, भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। सर भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में, सर भारत में 2 टाइप्स के बैंक्स होते हैं। हम्म, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। हम्म। तो पब्लिक सेक्टर बैंक अभी जैसे कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं रिसेंटली। एंड सर आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग द राइट क्वेश्चन, सो सॉरी सर। नहीं, नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर है, वो किस-किस फॉर्मेट में है? जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स आपने सुने होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक सुने होंगे, पेमेंट बैंक सुना होगा, अभी आजकल एक नया बैंक नियो बैंक्स नियो ट्रेडिंग में चल बैंक। रहा है। हमारा सवाल इस तरीके का था कि किस-किस फॉर्मेट में बैंक काम कर रहे हैं, रूरल बैंक्स हैं जो गाँव में काम कर रहे हैं, वो पूछना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए सर। अच्छा, अच्छा सर। चेक और ड्राफ्ट में अंतर बताइए आप। सर जो चेक होता है, उसके अंदर जो ड्रॉवर होता है, हम्म, वो बैंक को ऑर्डर देता है कि पेई को पैसा पे करना है। जबकि सब जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, उसके अंदर एक बैंक है, वो दूसरे बैंक को ऑर्डर देता है कि ये अमाउंट है, वो पेई को पे करना है। और सर जो चेक होता है तो सर जो चेक होता है, वो हम्म। बाउंस भी कर सकता है। लेकिन सर जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, उसमें हमें पहले पैसे बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं और फिर हमें डिमांड ड्राफ्ट मिलता है, तो वो बाउंस नहीं होता है। ये बाउंस चेक क्या होता है? सर बाउंस चेक होता है कि हमने चेक बना दिया लेकिन हमारे अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं, तो बैंक उसे पे नहीं कर पाएगी, तो सर वो बाउंस चेक है। 1 मिनट, आई वांट टू इंटरप्ट। बाउंस चेक एंड डिसऑनर चेक में कुछ डिफरेंस है? सर डिसऑनर चेक यस सर। सर क्या डिसऑनर चेक तब भी होता है जब चेक है वो जैसे उस पे कुछ लिख दिया या फिर वो खराब हो गया, फट गया या फिर उसकी डेट पहले की है या बाद में की है, तो हुँ, जिससे बैंक है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ओके। वो सर डिसऑनर चेक होता है। तो
सभी जो बाउंस चेक हैं उनको अपन डिसऑनर चेक बोल सकते हैं, जी सर। और सभी डिसऑनर चेक बाउंस चेक भी होंगे। नो सर। ओके, गुड। ठीक है सर। एक सवाल मैं लास्ट आपको पूछना चाहता हूँ जो आपकी एजुकेशन से रिलेवेंट है। अभी आपने जी न्यूज़ सर। सुनी होगी कि जोशी मठ को लेकर काफ़ी जो है चर्चाएँ मीडिया में चली। तो जी सर। आपके हिसाब से जो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, आपके हिसाब से क्या सिविल के हिसाब से जो काम हुए इंजीनियरिंग के हिसाब से जो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? उसको सर जस्टिफाई जो जोशी जी सर। सर जो जोशीमठ है, वो सर जैसे कि पहाड़ों की जो ऊपर की परतें होती हैं, जो धीरे-धीरे कट के नीचे आती हैं, तो इस हिसाब से सेडिमेंट से जो बेड बनता है, जोशीमठ उस पे बना हुआ है। तो कहीं न कहीं सर वो कॉम्पैक्ट नहीं हो रखा है प्रॉपर। तो वहाँ पे जैसे हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर वहाँ पे लोड ज़्यादा पड़ता है, तो सर वहाँ पे कंपन होता है। दूसरा सर जैसे अभी वहाँ पे टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो सर जहाँ जैसे पहाड़ों में जब मैं भी थी वहाँ पे, तो जो भी कंस्ट्रक्शन होता था, तो ब्लास्ट होते थे। तो कहीं न कहीं सर एक भूकंप जैसा हम फ़ील करते थे। तो सर वो जो सेडिमेंट्स का जो बेड है, अगर उसमें 1 इंच भी वो नीचे जाता है, तो सर वहाँ पे दरार आ सकती है। दूसरा सर वहाँ पे एक टनल बना हुआ था, तो उसमें जैसे सर वाटर फ़ील हो गया, तो वो जब नीचे से सिंक किया सेडिमेंट्स के थ्रू, तो सर उसकी वजह से भी वहाँ पे जो ज़मीन है, वो नीचे बैठने लग गई। तो सर इसकी वजह से वहाँ पे दरारें आई हैं, तो ये इसके मेन रीज़न है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपकी हॉबी जो है वो घूमर डांस है आपका, तो जी सबसे सर। बड़ी जो डांसर रही है घूमर की राजस्थान की, उसका नाम बताइए आप? सर महारानी गोवर्धना देवी। वरना देवी रही है। एक हाँ। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गवर्नर का नाम बता दीजिए आप। सर मिस्टर कालराज शर्मा मिश्रा, वेरी गुड। कालराज मिश्रा। ठीक है ममता, आपने जो है बहुत अच्छे से हैंडल किया इंटरव्यू को लेकर। खासकर आपने ये बताने का अच्छे से प्रयास किया कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग कैसे बैंकिंग में काम आ सकती है। काफी बच्चे इस क्वेश्चंस को लेकर अटक जाते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा इस चीज को हैंडल किया। कुछ चीजें फंडामेंटल्स हैं बैंकिंग को लेकर, वो आपको क्लियर नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा विषय नहीं है क्योंकि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद आपसे की जाती है कि आप बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट जैसी मूल शब्दावलियां खासकर आपको पता होनी पता होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, ठीक है न्यूज़पेपर सर। को बहुत अच्छे से फोकस पढ़ो। करना है आपको। आने वाले जो आपके जैसे 14 से इंटरव्यू शुरू होंगे, तो इसके इर्द हुँ, गिर्द के खासकर बजट आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, कई चीजों का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया, ये काबिले तारीफ हुँ, था आपका। बाकी आपको कुछ थैंक यू फंडामेंटल सर। चीजों पे काम करना है, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग को लेकर, जैसे हॉर्टिकल्चर्स को प्रमोट कर रही है सरकार, है ना, नेचुरल हुँ, फार्मिंग को लेकर वो भी बहुत काम कर रही है सरकार, तो वो चीजें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है बेसिक बैंकिंग को लेकर कुछ आपके अंदर कमियां हैं, वो आपको थोड़ा सा सुधारना है, तो थोड़ा आप पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, बाकी आपका इंटरव्यू ओवरऑल ठीक है बहुत सर। अच्छा रहा बहुत है। बढ़िया, बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर द बढ़िया। फ्यूचर एंड इंटरव्यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मुझे एक बात पूछनी थी हाँ बताइए। कि जो सर मेरे बोलने की स्पीड है, वो हाँ सर सही है? क्योंकि मुझे हाँ, ऐसा वो कोई लगता है कि दिक्कत मैं नहीं थोड़ा है, जल्द लेकिन आप चाहें तो उसको धीरे धीरे भी बोल सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, वो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो आने वाले समय के अंदर यदि आप मान लो आपके जैसे और भी कैंडिडेट रहते हैं, लेकिन आपका जो प्रिपरेशंस है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है आपका, बाकी चीजें अच्छी हैं। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है कर। सर। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू सर।